हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं संसाधन एवं विकास के बारे में। संसाधन और संसाधनों का वर्गीकरण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधनों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं की विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और कोई भी कमेंट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। इन्हें जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन भी कई पुस्तकों में कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे प्राणी, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य और पशुधन इत्यादि। इसके बाद हम बात करते हैं अजैव संसाधन की। तो यहाँ पर ये हैं हमारे जो निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन है, जैसे चट्टानें, धातुएं जो हैं वो जिनमें जीव नहीं होता, जिनमें जीवन नहीं होता, वह अजैविक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा जो हमारा बड़ा आधार होता है वो होता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का आधार का मतलब हो गया कि ये समाप्त होने वाले हैं साधन या नहीं हो सकते, मतलब उन्हें वापस बना सकते हैं या नहीं बना सकते उस आधार पर। तो एक होता है नवीकरणीय योग्य और एक अनवीकरणीय योग्य। तो सबसे पहले देखते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक या यांत्रिक किसी भी प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन इत्यादि। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे होते हैं जिनका विकास एक लंबे समय के बाद होता है, एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे किसी खनिज का निर्माण होना, जीवाश्म ईंधन का बनना, ये जो है हमारे अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। चलिए इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में कि जो ये अनवीकरणीय संसाधन है, इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में तो नहीं देख सकता। जिसमें धातुएं पुनः चक्रीय होती है, कुछ जीवाश्म ईंधन अचक्रीय होते हैं तथा वे एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे आधार की, जिसमें स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, है ना। तो राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यहाँ से हमारे बहुत ही प्रश्न उठते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिनका निजी स्वामित्व होता है, जिन्हें निजी व्यक्तियों के पास मालिकाना हक होता है। लोगों का भूमि का स्वामी होना, भूखंड, घरों का मालिक होना, बाग, चरवाहा, तालाब और कुओं का, मतलब इन पर निजी स्वामित्व होना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। अब व्यक्ति का न होकर के किसी समुदाय का हो तो वह सामुदायिक स्वामित्व कहलाते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे किसी गांव की चारण भूमि है, शमशान भूमि है, वहाँ का तालाब है, और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक या खेल के मैदान अगर हो गए, ये सब किस में आते हैं, सामुदायिक स्वामित्व में आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सामुदायिक स्वामित्व में ये सब आ गए तो फिर राष्ट्रीय संसाधन किस में होंगे। तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि। और यही नहीं, इसके बाद 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील का मतलब 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र भी राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है, जिन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है, यह तट रेखा 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, लेकिन इसके पहले पहले किसी भी राष्ट्र का उस पर अधिकार रह सकता है। यह वह अनुमति के साथ वहाँ पर खनन कर सकता है, संसाधनों को उपयोग में ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो हिंद महासागर की जो तलहटी है उसमें मैग्नीज ग्रंथियों को
खनन करने का अधिकार भारत के पास है। इसके बाद हम बात करते हैं कि और किस आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वह है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर सबसे पहला है हमारा संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संभावना तो है परंतु इनका विकास नहीं हो पाया है। इसी क्रम में दूसरा है हमारा विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वह विकसित संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा भंडार, मतलब वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी की कमी के कारण मानव पहुंच से बाहर है, मतलब मानव उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है, वह भंडार कहलाते हैं। जो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल बनता है, तो ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है कि जब इसे भारी मात्रा में हम इसे संसाधन के रूप में प्रयुक्त कर लें। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है लेकिन हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान फिलहाल नहीं है। इसके बाद हमारा अंतिम आता है संचित कोष। संचित कोष क्या होता है? यह भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे नदियों का जल हुआ, बांधों में जल हुआ, वन इत्यादि। तो ये थे हमारे प्रमुख संसाधन और संसाधनों के प्रकार जिनका हमने अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक्स के साथ जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। ऐसी वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।